गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास के अंदर आपके जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हम लगभग 80-90 जो एमसीक्यूज है वो इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स जो है वो इस क्लास के साथ जुड़ जाइए और जो लिंक है इस क्लास का वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो इस क्लास के साथ जुड़ सके। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की अपनी क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज की अपनी जो क्लास है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है, प्रसव पूर्व देखभाल और गर्भावस्था की पुष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर जो गर्भावस्था की देखभाल जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रसव पूर्व जो देखभाल है और गर्भावस्था की पुष्टि जो है उसके संबंध में आपको यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और उनमें से आपको क्या करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है वो आपको छांटना है। यहाँ पर सबसे पहला है कथन, गर्भावस्था के 12वें, 20वें, 30वें, 34वें और 38वें सप्ताह में प्रसव पूर्व जांच की जानी चाहिए। यानी कि आपको ये बताया गया है कि गर्भावस्था के दौरान जो आपके 12वां सप्ताह है, 20वां, 30वां, 34वां और 38वां जो सप्ताह है उस दौरान क्या होनी चाहिए, प्रसव पूर्व जांच जो है वो करवानी चाहिए। अगला आपका कथन है, माहवारी की तारीख निकल जाने के 15 दिन बाद अल्ट्रासाउंड से गर्भावस्था की पुष्टि की जा सकती है। तीसरा जो आपका कथन है वो क्या है, गर्भावस्था की अवधि की गणना अंतिम माहवारी के पहले दिन से की जाती है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर सही रहने वाला है। विकास, मीनू, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अब आप जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहने वाला है। आपको यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं गर्भावस्था पुष्टि के और प्रसव पूर्व देखभाल से रिलेटेड और आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन, गर्भावस्था के 12वें, 20वें, 30वें, 34वें और 38वें सप्ताह में प्रसव पूर्व जांच की जानी चाहिए, ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। फिर उसके बाद में है आपके माहवारी की तारीख निकल जाने के 15 दिन बाद अल्ट्रासाउंड से गर्भावस्था की पुष्टि की जा सकती है, ये रोंग है। 15 दिन बाद किससे पुष्टि की जाती है, आपके यूरिन टेस्ट किया जाता है उससे पुष्टि की जाती है। सोम ने आंसर दिया है बी, बिल्कुल सही है आपका। गर्भावस्था की अवधि की गणना अंतिम माहवारी के पहले दिन से की जाती है, ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट और थर्ड आपके यहाँ पर सही रहने वाले हैं। बी ऑप्शन जिसने भी दिया है बिल्कुल सही है। कुमकुम सैनी ने गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए हमारी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के कारण शारीरिक रक्ताल्पता यानी कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया की स्थिति में जो स्थिति है वो कैसे उत्पन्न होती है। यानी कि गर्भावस्था के दौरान जो है अक्सर एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो एनीमिया की प्रॉब्लम है वो क्यों होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। यहाँ पर है लाल रक्त कणों और प्लाज्मा में समान कमी, प्लाज्मा में लाल रक्त कणों से अधिक वृद्धि, लौह तत्व का शिशु में पूर्ण स्थानांतरण और हीमोग्लोबिन का स्तर 11 से अधिक होना। यहाँ पर जो कुमकुम सैनी है उसने ऑप्शन बताया है बी, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान जो विकास मीनू है उसने भी बी ऑप्शन बताया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर गर्भावस्था के दौरान क्या होता है कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से उसमें हीमोग्लोबिन तो कम हो जाता है लेकिन जो प्लाज्मा है उसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया जो है वो गर्भावस्था में देखने को मिलता है। ये वैकेंसी कहाँ की है, ये वैकेंसी राजस्थान की है। राजस्थान के अंदर विमेन सुपरवाइजर की वैकेंसी है ये और उसकी ये क्लास चल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। गर्भावस्था के दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो जो हार्मोनल चेंजेस है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको कथन दिए गए हैं, इनमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। रिलैक्सिन हार्मोन रीढ़ की हड्डी और श्रोणि के जोड़ों को लचीला बनाता है। अगला कथन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन केवल प्रसव के पश्चात ही उत्पन्न होता है।
कोर्टिसोन के स्तर बढ़ने से दमा और एलर्जी जैसी स्थिति में सुधार होता है। एंडोर्फिन शरीर के प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में कार्य करते हैं। इनमें से आपको सही कथन बताना है। यहां पर आपको सही कथन बताना है। नेटवर्क इश्यू आ रहा है क्या मैम? क्लास रुक रही है बार बार, वो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है इसलिए रुक रही है। वीडियो ग्लिच आ रही है, वो नेटवर्क इश्यू की वजह से रुक रही है बार बार। यहाँ पर गर्भावस्था के दौरान जो आपके हार्मोनल चेंजेस है वो आपको बताए गए हैं कि कौन कौन से यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, उसके बारे में आपको सही कथन बताना है। यहाँ पर है रिलैक्सिन हार्मोन रीढ़ की हड्डी और श्रोणि के जोड़ों को लचीला बनाता है, ये बिल्कुल सही है। प्रोलैक्टिन हार्मोन केवल प्रसव के बाद ही उत्पन्न होता है। तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो प्रसव के बाद उत्पन्न नहीं होता है, वो गर्भावस्था के दौरान ही उत्पन्न हो जाता है, लेकिन प्रसव के समय वो अपनी चरम सीमा पर होता है। तो यहाँ पर जो आपके सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कोर्टिजोन के स्तर बढ़ने से दमा और एलर्जी जैसी स्थितियों में सुधार होता है, ये बिल्कुल सही है। चौथा है एंडोर्फिन्स शरीर के प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में कार्य करता है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर आपके सही रहने वाले हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। जिसने भी सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही है। नेटवर्क इशू नहीं है मैम, क्लास रुक रही है बार बार। ठीक है, देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक गर्भवती महिला खाना खाने के बाद छाती में जलन, हार्ट बर्न की शिकायत करती है और कब्ज की शिकायत करती है। पाचन तंत्र में होने वाले इस परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है और जो कब्ज की शिकायत है वो अक्सर जो गर्भावस्था के दौरान जो महिला होती है उसमें देखने को मिलती है। तो इसका क्या कारण है? गर्भाशय के दबाव से आंतों का दबना, हार्मोन से पाचन नली का शिथिल होना, अपशिष्ट बढ़ने से पाचन का रुक जाना और अतिरिक्त जल से पेट का प्रभावित होना। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि हार्ट बर्न और कब्ज की जो शिकायत होती है गर्भावस्था के दौरान वो पाचन तंत्र में होने वाले कौन से परिवर्तन के कारण होती है या इसका मुख्य कारण क्या है? अभी भी जो क्लास है वो अटक रही है क्या? क्लास अभी भी अटक रही है क्या? ये बताइए मुझे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक गर्भवती महिला खाना खाने के बाद छाती में जलन, हार्ट बर्न और कब्ज की शिकायत करती है। तो पाचन तंत्र में जो कौन सा परिवर्तन होता है इसका मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हार्मोन से पाचन नली का शिथिल होना। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। हार्मोन से पाचन नली का शिथिल होना। जो आपकी पाचन नली होती है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या हो जाती है? शिथिल हो जाती है, जिस वजह से हार्ट बर्न और कब्ज की शिकायत जो है वो गर्भावस्था के दौरान देखने को मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रसव पूर्व प्रथम दौरे यानी कि फर्स्ट अटेनेंटल विजिट के दौरान की जाने वाली नियमित जांचों में से कौन सा माप केवल प्रथम विजिट के समय ही लिया जाता है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जब एक गर्भावस्था के दौरान जो गर्भवती महिला है जब वो अपनी फर्स्ट विजिट करती है तो फर्स्ट विजिट के दौरान उसके कुछ जो नियमित जांचें होती है और उन जांच में से ऐसी कौन सी जांच है जो कि एक बार ही यानी कि फर्स्ट विजिट के टाइम ही की जाती है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। मूत्र में एल्ब्यूमिन और शर्करा की जांच करना, रक्तचाप और शरीर के वजन का मापन,
महिला की शारीरिक लंबाई का मापन, हीमोग्लोबिन स्तर और श्वसन दर की जांच। तो यहाँ पर आपके करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सी ऐसी जो ये आपके हर विजिट के दौरान नहीं किया जाता, क्योंकि जो महिला की शारीरिक लंबाई है वो हर विजिट में बढ़ेगी नहीं, ना ही वो घटेगी। इसलिए जो महिला की शारीरिक लंबाई का जो मापन है वो फर्स्ट विजिट के दौरान ही किया जाता है, उसके बाद में उसका कोई मापन नहीं किया जाता। हीमोग्लोबिन स्तर और श्वसन दर की जांच जो है वो हर विजिट में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन तंत्र में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रजनन तंत्र में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन आपको यहाँ पर छांटना है। यहाँ पर आपको कथन दिए गए हैं, डिंब ग्रंथियों का अंडाणु उत्पादन रोकना। नेक्स्ट है 36वें सप्ताह तक गर्भाशय ऊंचाई का बढ़ना, 16वें सप्ताह से स्तनों में नवदुग्ध होना और अंतिम माह में गर्भाशय की ऊंचाई का बढ़ना। यहाँ पर कौन सा ऐसा परिवर्तन है जिसके बारे में यहाँ पर असत्य कथन आपको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। डिंब ग्रंथियों का अंडाणु उत्पादन रोकना, 36वें सप्ताह तक गर्भाशय ऊंचाई का बढ़ना, 16वें सप्ताह से स्तनों में नवदुग्ध होना और अंतिम माह में गर्भाशय ऊंचाई का बढ़ना। यहाँ पर असत्य कथन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं, मुझे कमेंट आपके दिख नहीं रहे, इसलिए जिसने भी डी ऑप्शन बताया है उसका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान शरीर में एकत्रित होने वाले अतिरिक्त 5 से 6 लीटर द्रव्य, यानी कि जो फ्लूइड एकत्र होता है गर्भावस्था के दौरान शरीर के अंदर, उसका मुख्य कार्य क्या नहीं होता है। क्योंकि जो गर्भावस्था के दौरान बॉडी के अंदर फ्लूइड कलेक्ट होता है उस फ्लूइड का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, गर्भनाल की ओर रक्त का प्रवाह बढ़ाना, उलू तरल द्वारा शिशु की सुरक्षा करना, गुर्दों की कार्यक्षमता को कम करना और ऊतकों को नरम कर स्थान बनाना। यहाँ पर अगर हम देखें कि जो गर्भावस्था के दौरान 5 से अभी सही चल रही है क्लास, बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू। जो भी प्रॉब्लम थी उसको सोल्व कर दिया गया है, इसलिए सही चल रही है। गर्भनाल की ओर रक्त का प्रवाह बढ़ाना, बिल्कुल जो आपके उल तरल होता है या जो फ्लूइड कलेक्ट होता है उसका जो कार्य है वो क्या है, गर्भनाल की ओर रक्त प्रवाह को बढ़ाना। फिर दूसरा उसका कार्य क्या है, उल तरल द्वारा शिशु की सुरक्षा करना। जो शिशु है वो उस द्रव्य के अंदर, उस फ्लूइड के अंदर रहता है, जिससे जो भी बाहरी आघात है उससे उस शिशु की क्या होती है, सुरक्षा होती है। और अगला है गुर्दों की कार्यक्षमता को कम करना। तो जब हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड अधिक इकट्ठा होगा तो जो गुर्दे हैं उनकी कार्यक्षमता कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी, क्योंकि गुर्दों के ऊपर भार जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल सही है। यहाँ पर कुमकुम सैनी ने सी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल सही है। सुमन बिश्नोई ने सी ऑप्शन बताया, यहाँ ये भी बिल्कुल सही है। अंशु डागर, राधे राधे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक महिला की अंतिम माहवारी की तिथि ज्ञात है। अंतिम माहवारी की तिथि जो है वो ज्ञात है और उसकी प्रसव की अनुमानित तिथि की गणना किस प्रकार की जाएगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अंतिम माहवारी के अंतिम दिन से 280 दिन, अंतिम माहवारी के पहले दिन से 40 सप्ताह, गर्भधारण की पुष्टि तिथि से 9 महीने, प्रथम अल्ट्रासाउंड तिथि से 280 दिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होने वाला है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर अंतिम माहवारी के अंतिम दिन से 280 दिन, अंतिम माहवारी के पहले दिन से 40 सप्ताह, गर्भधारण की पुष्टि तिथि से 9 महीने और प्रथम अल्ट्रासाउंड तिथि से 280 दिन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है अंतिम माहवारी के पहले दिन से 40 सप्ताह या 280 दिन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। जिसने ए ऑप्शन बताया है वो बिल्कुल गलत है। अंतिम माहवारी के अंतिम दिन से गणना नहीं होती है, जबकि अंतिम माहवारी के पहले दिन से गणना होती है। अंतिम माहवारी के पहले दिन से 40 सप्ताह या फिर 280 दिन, यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आ सकते हैं, 40 सप्ताह भी आ सकते हैं और 280 दिन भी आ सकते हैं। आपका ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। जिसने भी ए ऑप्शन बताया है वो आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों के दौरान
चेहरे का फूलना किस गंभीर स्थिति का सूचक होता है? गर्भावस्था के दौरान जो अंतिम 3 महीने होते हैं, उन अंतिम 3 महीनों के अंदर जो शरीर है उसमें सूजन ज्यादा देखने को मिलती है, एडिमा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और उस दौरान जो चेहरे का फूलना है वो किस गंभीर स्थिति का सूचक हो सकता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सामान्य शोफ, एडिमा, अविषरक्तता, टॉक्सीमिया, और गंभीर रक्ताल्पता, एनीमिया, और हार्मोनल असंतुलन। यहाँ पर आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कुमकुम सैनी ने बताया है बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट रहने वाला है। यहाँ पर बी ऑप्शन, अविषरक्तता यानी कि टॉक्सीमिया, जो कि एक तरह का क्या होता है, प्री एक्लेम्पसिया होता है, यानी कि उच्च रक्तचाप जो गर्भावस्था में लास्ट के 3 महीनों में होता है, उस वजह से क्या होता है कि शरीर पर सूजन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी बी ऑप्शन बताया है उसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, उदर परीक्षण के दौरान डॉक्टर या मिडवाइफ किस महीने में गर्भस्थ शिशु के अंगों को महसूस कर सकते हैं और स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुन सकते हैं? यहाँ पर आपको बताना है कि जब उदर परीक्षण किया जाता है तो डॉक्टर या मिडवाइफ द्वारा किस महीने में गर्भस्थ शिशु के अंगों को महसूस किया जाता है और स्टेथोस्कोप के द्वारा उसके हृदय की ध्वनि सुनी जा सकती है? यहाँ पर ऑप्शन है, तीसरे महीने के अंत में, चौथे महीने के अंत में, छठे महीने के अंत में, और 8वें महीने के अंत में। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। जिसने भी बी और ए बताया है गलत है आपका। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? छठे महीने के अंत में। क्या रहने वाला है? छठे महीने के अंत में जब उदर परीक्षण किया जाता है तब जो बच्चा है, जो शिशु है, उसके अंगों को महसूस किया जाता है और जो स्टेथोस्कोप के द्वारा उसके हृदय की ध्वनि को सुना जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, गर्भावस्था के पहले 3 महीनों और अंतिम 3 महीनों में बार बार मूत्र आने के कारणों के संबंध में सही युग्म का चुनाव करना है। गर्भावस्था के स्टार्टिंग वाले जो 3 महीने होते हैं, प्रथम तिमाही और अंतिम जो तिमाही है, उसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, और वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम किस कारण से होती है वो आपको बताना है। पहले 3 महीने मूत्राशय की अतिसंवेदनशीलता, अंतिम 3 महीने गर्भाशय के बढ़ते आकार का मूत्राशय पर दबाव, और पहले 3 महीने गुर्दों में रक्त प्रवाह की कमी, अंतिम 3 महीने मूत्र मार्ग का कठोर हो जाना। अब यहाँ पर आपको दिया गया है जो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है, पहले 3 महीने में मूत्राशय की अति संवेदनशीलता, अंतिम 3 महीने में गर्भाशय के बढ़ते आकार का मूत्राशय पर दबाव, पहले 3 महीने में गुर्दों में रक्त प्रवाह की कमी, और अंतिम 3 महीने में मूत्र मार्ग का कठोर हो जाना। अब आपको बताना है कि सही सुमेलित जोड़ा जो है वो कौन सा है। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का। जल्दी से बताइए। 12 क्वेश्चन का कौन बता रहा है भाई? 12 क्वेश्चन तो अभी तक हुआ ही नहीं, अभी तो 11 क्वेश्चन ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? केवल फर्स्ट और सेकंड सही है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन बताया है उसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, क्योंकि पहले 3 महीने में मूत्राशय की अति संवेदनशीलता की वजह से और अंतिम 3 महीने में गर्भाशय के बढ़ते आकार का मूत्राशय पर दबाव, तो इन दोनों ही कारणों से क्या होता है, प्रथम और अंतिम तिमाही में जो आपके फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गर्भावस्था के दौरान श्वसन तंत्र में होने वाले परिवर्तनों के कारण सांस लेने में शिकायत, ब्रेथलेसनेस क्यों बढ़ जाती है? गर्भावस्था के दौरान श्वसन तंत्र में जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण सांस लेने में जो शिकायत होती है वो क्यों बढ़ जाती है? फेफड़े में रक्त प्रवाह की कमी होने से, गर्भाशय द्वारा डायफ्राम पर दबाव से, शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता में कमी, और श्वसन मांसपेशियों का अत्यधिक कठोर होना। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है।
यहाँ पर गर्भावस्था के दौरान जो श्वसन तंत्र है उसमें होने वाले परिवर्तनों के कारण सांस लेने में शिकायत क्यों बढ़ जाती है? फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन जिसने भी दिया है बिल्कुल करेक्ट है। गर्भाशय द्वारा डायफ्राम पर दबाव बढ़ना, जिससे क्या होता है, ब्रेथलेसनेस की शिकायत जो है गर्भावस्था में देखने को मिलती है। जिसने भी बी ऑप्शन बताया बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसव के दौरान एड्रेनलिन हार्मोन की क्या भूमिका होती है? प्रसव के दौरान जो एड्रेनलिन हार्मोन है उसकी भूमिका क्या होती है, ये आपको बताना है। दर्द की अनुभूति को समाप्त करना, बहिष्कारक सहज क्रिया में सहायता करना, गर्भाशय ग्रीवा को मुलायम बनाना और स्तनों में दूध उत्पादन नियंत्रित करना। यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का जिसने भी बी ऑप्शन बताया है बिल्कुल सही है। प्रसव के दौरान जो एड्रेनलिन हार्मोन है उसकी भूमिका क्या रहती है? बहिष्कारक सहज क्रिया में सहायता करना। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी रहने वाला है। यहाँ पर जिसने भी सी और डी बताया है उसका गलत है। जिसने भी बी ऑप्शन यहाँ बताया है वो बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ने के वितरण के अनुसार निम्नलिखित अंगों या हिस्सों को उनके वजन के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अधिक से कम के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पर वसा, भ्रूण और रक्त का आयतन और गर्भाशय यहाँ पर आपको दिए गए हैं और इनको इनके अधिक वजन से कम वजन की ओर आपको क्या करना है, इनको क्रम से जमाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर जो वसा है उसका जमाव कितना हो जाता है शरीर में गर्भावस्था के दौरान? कितना हो जाता है? 3 kg। फिर आपके जो भ्रूण है उसका वजन कितना होता है गर्भावस्था के दौरान? 2.8 kg। उसके बाद में जो आपके ब्लड वॉल्यूम है या जो रक्त का आयतन है वो कितना हो जाता है? कितना होता है रक्त का आयतन? 1.3 kg और आपके गर्भाशय 0.7 kg। अब आपको इनको अधिक से कम के क्रम में जमाना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। जिसने भी बी ऑप्शन दिया है वो वापिस से चेक कीजिए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं रहने वाला है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए रहेगा, क्योंकि जो वसा है वो गर्भावस्था के दौरान कितनी स्टोर होती है शरीर में? 3 kg। भ्रूण का जो वजन है वो कितना होता है? 2.8 kg। रक्त का वॉल्यूम जो है वो 1.3 kg और गर्भाशय यूट्रस जो है वो 0.7 kg। तो अगर हम इसको अधिक से कम के क्रम में जमाएंगे तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन है, प्रसव पूर्व जांच के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता गर्भवती महिला की चाल का निरीक्षण क्यों करती है? गर्भावस्था प्रसव पूर्व जांच के दौरान जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है वो गर्भवती महिला की चाल की जांच क्यों करती है, ये आपको बताना है। नियमित व्यायाम का आकलन करना, श्रोणि विकृति का पता लगाना, लौह तत्व की आवश्यकता जांचने हेतु और पुरानी एलर्जी की पहचान करने हेतु। यहाँ पर आपको बताना है कि जो गर्भवती महिला है उसकी चाल की जांच क्यों की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। बी ऑप्शन बताया है बिल्कुल सही है। सैनी हैप्पी ने बताया बी, श्रोणि विकृति का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? चाल की जांच की जाती है गर्भवती महिला की। बिल्कुल सही है, सबने बी बताया है। कुमकुम ने, इसके अलावा काजल, आयुष, सबने बी बताया, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद गर्भस्थ शिशु की सामान्य हृदय गति प्रति मिनट कितनी होनी चाहिए? जोस बुटलर, श्रोणि विकृति का पता लगाना, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद गर्भस्थ शिशु की सामान्य हृदय गति प्रति मिनट कितनी होनी चाहिए? 100 से 120 प्रति मिनट, 120 से 140 प्रति मिनट, 140 से 160 प्रति मिनट और 160 से 180 प्रति मिनट। ये आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बताना है।
120 से 140। यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। 20वें सप्ताह में जो आपके भ्रूण है उसकी जो हृदय गति है वो कितनी होती है? 120 से 140 प्रति मिनट होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, खतरे के चिन्हों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से खतरे के चिन्ह होते हैं, उन पर आपको विचार करना है। चेहरे व अंगुलियों में सूजन आना एक सामान्य बात है और यह खतरे का संकेत नहीं है। गर्भावस्था के दौरान योनि से हल्का रक्तस्राव भी खतरे का संकेत हो सकता है। आंखों का रंग पीला हो जाना तत्काल चिकित्सीय ध्यान देने योग्य है। यहाँ पर आपको सही ऑप्शन बताना है। चेहरे और अंगुलियों में सूजन आना एक सामान्य बात है और यह खतरे का संकेत नहीं है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान योनि से हल्का रक्तस्राव भी खतरे का संकेत हो सकता है और आंखों का रंग पीला हो जाना तत्काल चिकित्सीय ध्यान देने योग्य है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा, जिसमें सेकंड और जो थर्ड है वो यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है, बी ऑप्शन। सेकंड और जो थर्ड है बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है, क्योंकि चेहरे और उंगलियों में सूजन आना एक सामान्य बात नहीं है और ये भी एक खतरे का संकेत माना जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो आपका कथन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड और थर्ड। अगला क्वेश्चन है, एक 36 वर्षीय महिला पहली बार गर्भवती हुई है और उसकी लंबाई 142 सेंटीमीटर है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता को इस मामले को किस श्रेणी में रखना चाहिए? सामान्य गर्भावस्था, निम्न जोखिम गर्भावस्था, उच्च जोखिम गर्भावस्था और अति सामान्य गर्भावस्था। एक 36 वर्षीय जो महिला है और पहली बार गर्भवती हुई है और उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 142 सेंटीमीटर है। तो उसको किस तरह के मामले में रखना चाहिए, किस श्रेणी में रखना चाहिए? इसका आप करेक्ट ऑप्शन बताइए। अभी भी नेटवर्क इश्यू चल रहा है क्या? अभी भी नेटवर्क इश्यू है? अति सामान्य, अति सामान्य कौन बता रहा है भाई? अति सामान्य तो गलत है। जिसने सी ऑप्शन बताया है वो सही है, बिल्कुल उच्च जोखिम गर्भावस्था। क्योंकि जो 36 वर्षीय महिला है, पहली बार गर्भवती हुई है, लेकिन उसकी जो लंबाई है वो भी क्या है? कम है, 142 सेंटीमीटर ही लंबाई है। इसलिए इसको किस में रखा जाएगा? इसको उच्च जोखिम गर्भावस्था में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन स्तर 7.5 ग्राम प्रति डीएल पाया जाता है तो दिशा निर्देशों के अनुसार सबसे उपयुक्त कदम क्या होना चाहिए? कोई गर्भवती महिला है और उसका जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो 7.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जो ट्रीटमेंट है वो क्या होना चाहिए? आहार में सुधार करना, लोह तत्व की गोलियां देना, आईएम लोह चिकित्सा और फोलिक एसिड बंद करना। आईएम का मतलब क्या है? इंट्रामस्कुलर। क्या मतलब है इसका? इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर लो चिकित्सा थेरेपी। अब आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है कि यदि कोई गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन का स्तर 7.5 ग्राम प्रति डीएल से कम है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त कदम क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। जिसने भी ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 7.5 ग्राम प्रति डीएल जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो बहुत कम में आता है, और जब वो बहुत कम में आता है तो ना ही तो उससे आहार के द्वारा उसमें सुधार होगा, ना ही आयरन की जो गोलियां दी जाएगी उससे उसमें सुधार होगा, और ना ही फोलिक एसिड बंद करने से उसमें सुधार होगा। उसमें क्या करना पड़ेगा? इंट्रामस्कुलर आयरन जो है या लोह चिकित्सा जो है वो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, जिसने भी ऑप्शन सी बताया है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण के बाद गर्भवती महिला को कम से कम किन सप्ताहों में प्रसव पूर्व जांच के लिए आना चाहिए? कौन कौन से ऐसे सप्ताह में गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व जांच के लिए जाना चाहिए स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण के बाद में? 12, 24, 32, 36 सप्ताह, 20, 30, 34, 38 सप्ताह, 16, 28, 34, 40 सप्ताह, 10, 20, 30, 40 सप्ताह। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का।
क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन बताइए। ए ऑप्शन तो गलत है, जिसने भी ए ऑप्शन बताया वो तो गलत है। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? बी ऑप्शन रहने वाला है। 20वें, 30वें, 34वें और 38वें सप्ताह में कम से कम जो है प्रसव पूर्व जांच करवानी चाहिए। जिसने भी बी ऑप्शन बताया बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, प्रसव की अवस्थाओं को उनकी विशेषताओं के साथ सुमेलित करना है। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था। इधर सूची सेकंड है, बच्चे के जन्म से प्लेसेंटा के निकास तक, प्रसव के 1 घंटे के पश्चात तक की अवधि, गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव से बच्चे के जन्म तक की अवधि और तीव्र संकुचन से गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव तक की अवधि। यहाँ पर आपको 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको बताना है। ट्वेंटी वन का आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। यहाँ पर जो पहली अवस्था है वो कब से कब तक होती है? वो होती है तीव्र संकुचन से गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव तक। फर्स्ट जो अवधि होती है वो कब से कब तक होती है? तीव्र संकुचन से गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव तक होती है। दूसरी जो अवस्था होती है वो कब से कब तक होती है? आपके गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव से बच्चे के जन्म तक। दूसरी अवस्था कब तक होती है? गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव से बच्चे के जन्म तक होती है। तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है बच्चे के जन्म से प्लेसेंटा के निकास तक। तीसरी अवस्था बच्चे के जन्म से प्लेसेंटा के निकास तक होती है। और चौथी अवस्था जो है वो प्रसव के 1 घंटे के पश्चात तक की जो अवस्था है वो चौथी अवस्था होती है। तो इस तरह से आपको इसको मैच करना है। फर्स्ट का डी आ जाएगा, फर्स्ट का डी यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर सेकंड का आपके सी आ जाएगा, सेकंड का सी यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। जिसने भी ऑप्शन ए बताया है बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान अविषरक्तता टॉक्सीमिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गर्भावस्था के दौरान जो टॉक्सीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको कथन दिए गए हैं और यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से कथन सही है। यह स्थिति प्राय गर्भावस्था के 20वें सप्ताह से पहले ही दिखाई पड़ती है। टखनों में सूजन, निरंतर उच्च रक्तचाप और मूत्र में प्रोटीन आना इसके चेतावनी के संकेत है। यदि इसे नजरअंदाज किया जाए तो महिला को दौरे पड़ सकते हैं। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। यह स्थिति प्राय गर्भावस्था के 20वें सप्ताह से पहले ही दिखाई पड़ती है, ये आपके यहाँ पर गलत है। ये कब दिखाई पड़ती है? ये 30वें सप्ताह में दिखाई पड़ती है। फिर टखनों में सूजन, निरंतर उच्च रक्तचाप और मूत्र में प्रोटीन आना इसके चेतावनी के संकेत है, बिल्कुल सही है। यदि इसे नजरअंदाज किया जाए तो महिला को दौरे भी पड़ सकते हैं, ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड जो है वो यहाँ पर आपके सही है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। जिसने भी बी ऑप्शन बताया 22 का, सैनी हैप्पी ने 22 का बी बताया है, बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है। काजल वर्मा ने भी बी बताया है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के अंतिम महीनों में टांगों में ऐंठन, लेग क्रैम्प्स का मुख्य कारण क्या माना जाता है? गर्भावस्था के जो अंतिम महीने होते हैं उसमें लेग क्रैम्प्स बहुत देखने को मिलते हैं, टांगों में ऐंठन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और उसका मुख्य कारण क्या है? लोक कमी और उच्च रक्तचाप, रक्त संचार व पोषक कमी, अत्यधिक चलना व भारी वजन, और गर्भाशय संकुचन व हार्मोन। इसका आपको कारण बताना है कि जो लेग क्रैम्प्स होते हैं उनका मुख्य कारण क्या है। 23 का 23 का रक्त संचार व पोषक कमी, बी ऑप्शन जिसने भी बताया है बिल्कुल सही है। जीएस मोटिवेशन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो गर्भावस्था के अंतिम महीनों में टांगों में ऐंठन होती है उसका मुख्य कारण क्या है? रक्त संचार और पोषक की कमी। डी जिसने बताया है उसका गलत है, डी ऑप्शन इसका गलत है, इसका बी ऑप्शन सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गर्भवती महिला मध्य गर्भावस्था के दौरान छाती में जलन की शिकायत करती है और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आप उसे क्या सलाह नहीं देंगे? ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है, कौन सी सलाह नहीं देनी है ये आपको ध्यान में रखना है। देर रात भोजन न करना,
सोते समय तकिया लगाना, पेट खाली रखना और पुदीना युक्त जल पीना। अब इन चारों में से आप कौन सी सलाह उसको नहीं देंगे जो आपसे हर्ट बर्न की शिकायत करती है? 24 का करेक्ट ऑप्शन बताइए। बी ऑप्शन। नहीं, गलत है ये तो। यहाँ पर जो 24 है उसका करेक्ट ऑप्शन 24 का सैनी एपी ने सी बताया, बिल्कुल सही है। जीएस मोटिवेशन ने भी सी बताया है, बिल्कुल सही है। पेट खाली रखना, आप कौन सी सलाह नहीं दोगे? पेट खाली रखना, क्योंकि पेट खाली रखने से तो और ज्यादा एसिडिटी होगी और हार्ट बर्न जो है वो और ज्यादा सीवियर हो जाएगी। इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेट खाली रखना, ये सलाह आप नहीं दोगे। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान स्फीत शिराओं वेरिकोस वेन्स के उभरने का शारीरिक कारण क्या है? जो वेरिकोस वेन है उनके उभरने का शारीरिक कारण क्या है? क्योंकि जो नीले नीली जो शिराएं हैं वो दिखाई देती है गर्भावस्था के दौरान, तो उसका शारीरिक कारण क्या है? धमनियों में रक्तचाप का अचानक बढ़ना, शिरा कपाटों का कमजोर होना और उनकी तान घटना, यानी कि जो शिरा कपाट है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक कम होना, गर्भाशय द्वारा फेफड़ों पर दबाव डालना। यहां पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है 25 का। चलिए बताइए 25 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही है, जिसने भी 25 का बी बताया है एकदम सही आंसर है आपका। शिरा कपाटों का कमजोर होना और तान घटना, जो आपके शिराओं के बीच में जो कपाट होते हैं, जो वोल्व होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो आपके कमजोर हो जाते हैं या उनकी तान जो है वो घट जाती है, यानी कि जो वोल्व होते हैं वो काम जो उनका वर्क है, जो फंक्शन है वो उनका कम हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है? आपके स्फीत शिराएं जो है वो देखने को मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन है, पॉलीहाइड्रामिनोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। यह गर्भाशय में द्रव्य की अतिरिक्त मात्रा होने की स्थिति है, इसके कारण पानी की थैली समय पूर्व फट सकती है, इससे गर्भाशय से नाभि रज्जु खिसकने का कोई खतरा नहीं होता है। आपको सही कथन का चुनाव करना है। पॉलीहाइड्रामिनोस जो है उसके संदर्भ में आपको यहाँ पर कथन दिए गए हैं और आपको यहाँ पर सही कथन का चुनाव करना है। कथन क्या है? गर्भाशय में द्रव्य की अतिरिक्त मात्रा होने की स्थिति है, इसके कारण पानी की थैली समय पूर्व फट सकती है, गर्भाशय से नाभि रज्जु खिसकने का कोई खतरा नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ट्वेंटी का ए। वेरी गुड, सैनी हैप्पी ने बताया है ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। यह अतिरिक्त जो द्रव्य संग्रहित होता है वो एक कंडीशन जो है उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रामिनोस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रामिनोस। इसका मतलब क्या है कि गर्भाशय में अतिरिक्त द्रव्य की मात्रा इकट्ठी हो जाती है और इससे क्या होता है कि पानी की जो थैली है वो समय से पूर्व फट सकती है। दोनों कथन बिल्कुल सही है, लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन कथन है उसमें दिया गया है कि जो नाभि रज्जु है उसके खिसकने का कोई खतरा नहीं होता है, ये गलत है, क्योंकि इससे क्या होता है? नाभि रज्जु जो है वो खिसक सकता है। इसलिए यहाँ पर ये जो आपका कथन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड आपका सही रहने वाला है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में गर्भवती महिला को घर पर प्रसव कराने के बजाय अस्पताल में प्रसव कराने की सलाह दी जानी चाहिए? कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें गर्भवती महिला को आपके अस्पताल में प्रसव करने की सलाह देनी चाहिए? महिला का वजन 55 किलोग्राम होना, 2 सामान्य प्रसव पहले हो चुके होना, वजन 40 किलो से कम और 70 किलो से अधिक होना, आयु 25 वर्ष और लंबाई 155 सेंटीमीटर होना। यानी कि ऐसी कौन सी अवस्था है या ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें महिला को हॉस्पिटल में प्रसव कराने की सलाह दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बताइए, करेक्ट ऑप्शन 27 का बी। नहीं, वजन जो है वो 40 किलो से कम है या फिर 70 किलो से अधिक है। ऐसी कंडीशन में जो प्रसव होता है वो मुश्किल होता है, इसलिए इसमें सलाह क्या दी जाती है कि घर की बजाय कहाँ प्रसव करवाना चाहिए? अस्पताल में प्रसव करवाना चाहिए। ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, इसलिए बी ऑप्शन जिसने भी बताया है वो इनकरेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है, नवजात की तात्कालिक देखभाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नवजात शिशु की जो तात्कालिक देखभाल की जाती है, जन्म के तुरंत बाद जो देखभाल की जाती है, उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? सिर को शरीर के स्तर से नीचे रखना, जन्म के तुरंत बाद स्नान कराना, सांस न लेने पर पीठ को मलना, शीघ्र स्तनपान शुरू कराना। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो नवजात की तात्कालिक देखभाल के संबंध में गलत है। प्रिंसेस राजकुमारी जय भवानी। चलिए बताइए 28 का, जन्म के तुरंत बाद स्नान कराना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर रमेश यादव ने बी बताया है, सैनी हैप्पी ने भी बताया है, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है। जन्म के तुरंत बाद जो है वो नवजात शिशु को स्नान नहीं करवाया जाता है, जबकि जन्म के 12 से 14 घंटे के बाद में नवजात शिशु को स्नान करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसव पूर्व जांच के दौरान मूत्र की जांच मुख्य रूप से किन तत्वों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए की जाती है? प्रसव पूर्व जो जांच होती है उसमें जो यूरिन टेस्ट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, कौन से तत्वों की उपस्थिति के लिए किया जाता है? यूरिया और क्रिएटिनिन की जांच के लिए, एल्ब्यूमिन और शर्करा की जांच के लिए, लाल रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स की जांच के लिए, और कैल्शियम और पोटेशियम की जांच के लिए। यहाँ पर आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है 29 का। यहाँ पर 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहेगा, एल्ब्यूमिन और शर्करा की जांच, यानी कि यूरिन के अंदर जो प्रोटीन है उसकी मात्रा को चेक करने के लिए, और शर्करा की जांच के लिए यानी कि डायबिटीज को चेक करने के लिए जो है वो यूरिन की जांच की जाती है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला आपका, ऑप्शन नंबर बी, एल्ब्यूमिन और शर्करा की जांच। अगला क्वेश्चन है, सुबह के समय होने वाली परेशानी मॉर्निंग सिकनेस से राहत पाने के लिए गर्भवती महिला को आहार संबंधी क्या बदलाव करने चाहिए? जो सुबह के समय मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है गर्भवती महिला में, तो उसको आहार संबंधी क्या बदलाव करने चाहिए? चिकने और तले हुए पदार्थों का सेवन करना चाहिए, खाली पेट चाय या कॉफी का सेवन करना चाहिए, कार्बोज युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, और दिन में केवल 2 बार भारी भोजन करना चाहिए। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है 30 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है वो कार्बोज युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन जिसने भी बताया है बिल्कुल आपका करेक्ट है। यहाँ पर जो कार्बोज युक्त पदार्थ है उनका सेवन करना चाहिए, चिकने और तले हुए भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है, खाली पेट चाय या कॉफी का सेवन भी नहीं करना है, और दिन में केवल 2 बार भारी भोजन भी नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, कार्बोज युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन यहाँ पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को टिटेनस टॉक्साइड के टीके लगवाने का सही समय क्या है? तीसरे महीने में और 2 हफ्ते बाद, 5वें महीने में और 6 से 8 सप्ताह बाद, 7वें महीने में और प्रसव के बाद, अंतिम महीने में, दोनों टीके एक साथ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? यहाँ पर 5वें महीने में और 6 से 8 सप्ताह बाद, यानी कि जो गर्भवती महिला को टिटेनस टॉक्साइड के टीके लगाए जाते हैं वो कब लगवाया जाता है? 5वें महीने में। सबसे सही समय क्या है? 5वें महीने में, और उसके 6 से 8 सप्ताह बाद में जो है वो टिटेनस टॉक्साइड के टीके लगाए जाते हैं। 31 का बी बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान यात्रा करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम 3 और अंतिम 3 महीनों में लंबी दूरी की यात्रा से बचना चाहिए। लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलगाड़ी की तुलना में बस अधिक सुरक्षित मानी जाती है। लंबी अवधि तक एक ही स्थान पर बैठने से टांगों और श्रोणि क्षेत्र में रक्त संकुलन हो सकता है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही रहने वाला है यात्रा के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन बताइए।
यहाँ पर जो प्रथम 3 और अंतिम 3 महीनों में लंबी दूरी की यात्रा से बचना चाहिए, बिल्कुल सही है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलगाड़ी की तुलना में बस अधिक सुरक्षित मानी जाती है, बिल्कुल गलत है, रेलगाड़ी अधिक सुरक्षित मानी जाती है। अगला है लंबी अवधि तक एक ही स्थान पर बैठने से टांगों और श्रोणी में रक्त संकुलन हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट और थर्ड आपका बिल्कुल सही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसव पूर्व जांच में स्तनों की स्पर्श जांच करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्तनों के वर्णकता का निर्धारण करना, गांठ या दर्द की उपस्थिति की जांच हेतु दूध के उत्पादन की मात्रा को मापना और स्तनाग्रों के आकार का मापन करना। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 का? क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, गांठ या दर्द की उपस्थिति को जांचने हेतु। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में रक्तचाप का बढ़ना मुख्य रूप से किस गंभीर स्थिति का सूचक हो सकता है? गर्भावस्था के दौरान अंतिम 3 महीनों में ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और उसका जो मुख्य सूचक है वो क्या है? अविष रक्तता टॉक्सीमिया, पॉलीहाइड्रामिनियोज, सामान्य रक्ताल्पता एनीमिया या स्फीत शिराई वेरिकोस वेन। यहाँ पर आपको बताना है कि अंतिम 3 महीनों में जो रक्तचाप का बढ़ना है वो किस गंभीर स्थिति का सूचक होता है? 33 का ए, 34 का बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 34 का बताइए। यहाँ पर 34 नंबर जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा टॉक्सीमिया, अविष रक्तता, या फिर इसको हम एक नई टर्म है इसके लिए यूज करते हैं प्री एक्लेम्सिया। क्या यूज करते हैं? प्री एक्लेम्सिया। अगर आपके एग्जाम में प्री एक्लेम्सिया भी आ जाता है तो उसका मतलब भी क्या है? रक्तचाप का बढ़ना या टॉक्सीमिया, एक ही बात है। वर्तमान में हम टॉक्सीमिया की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? प्री एक्लेम्सिया टर्म इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में कब्ज और बवासीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़े। गर्भावस्था के दौरान जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपको सही कथन का चुनाव करना है। ऊतकों को शिथिल करने वाला हार्मोन आंतों की गतिविधियों को धीमा कर देता है जिससे कब्ज होता है। कब्ज के कारण बवासीर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पाचन तंत्र की क्रिया को बढ़ाने के लिए आहार में रेशेदार तत्वों की मात्रा कम कर देनी चाहिए। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 35 का, लक्ष्मी कुमारी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। 35 का ए बिल्कुल सही है आपका। ऊतकों को शिथिल करने वाला हार्मोन आंतों की गतिविधियों को धीमा कर देता है जिससे क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से बवासीर की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही है। जबकि पाचन तंत्र की क्रिया को बढ़ाने के लिए आहार में रेशेदार तत्वों की मात्रा को कम नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है? बढ़ाना है। तो ये आपका थर्ड नंबर जो कथन है वो गलत हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु की हृदय ध्वनियों को सुनना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह महिला के गर्भवती होने का सकारात्मक संकेत है। इस बात का प्रमाण है कि गर्भस्थ शिशु जिंदा है और गर्भस्थ शिशु के लिंग का सटीक निर्धारण करता है। सही विकल्प का चुनाव करना है। अब जो गर्भस्थ शिशु है उसके हृदय की ध्वनियों को सुनने से क्या संकेत मिलता है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको बताना है कि गर्भवती होने का सकारात्मक संकेत है, या गर्भस्थ शिशु जिंदा है, या फिर गर्भस्थ शिशु के लिंग का सटीक निर्धारण करता है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट है वो सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड जो ऑप्शन है वो गलत है क्योंकि जो हृदय ध्वनियों को सुनना है उससे गर्भस्थ शिशु के लिंग का सटीक निर्धारण नहीं होता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? केवल फर्स्ट और सेकंड। जिसने भी फर्स्ट और सेकंड आंसर दिया है यानी कि 36 का ए ऑप्शन बताया है वो बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा वल्व का निरीक्षण करते समय दुर्गंध युक्त स्राव या रक्त दर्द का पाया जाना किस बात का मुख्य सूचक हो सकता है? यौन संचरित रोग, सामान्य हार्मोनल बदलाव, अविष रक्तता और पॉलीहाइड्रामिनियोज। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 37 का। जो क्वेश्चन नंबर 37 है उसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला क्वेश्चन, एक गर्भवती महिला को विशेष रूप से अंतिम 3 महीनों में प्रतिदिन कितने घंटे विश्राम और निद्रा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, रात में 6 घंटे, दिन में 1 घंटा, रात में 8 घंटे, दिन में 2 घंटे, रात में 10 घंटे और दिन में 0, रात में 5 घंटे और दिन में 4 घंटे। यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहेगा, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 38 का आप ए ऑप्शन बता रहे हो, गलत है। यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, रात में 8 घंटे और दिन में 2 घंटे जो है इतनी नींद जो है वो गर्भावस्था के दौरान चाहिए अंतिम 3 महीनों में। जिसने बी ऑप्शन बताया बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान एनीमिया के लक्षणों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। थकान और जल्दी थक जाना, चिड़चिड़ापन और चक्कर आना, सांस फूलना और कमजोरी, उच्च रक्तचाप और प्रोटीन में। यहाँ पर आपको एनीमिया के लक्षण दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि कौन सा लक्षण एनीमिया का नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, उच्च रक्तचाप और प्रोटीन में जो है वो एनीमिया के लक्षणों के अंदर नहीं आते हैं। यहाँ पर 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि थकान और जल्दी थक जाना एनीमिया का लक्षण है, चिड़चिड़ापन चक्कर आना एनीमिया का लक्षण है, सांस फूलना और कमजोरी होना भी एनीमिया का लक्षण है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर प्रसव की दूसरी अवस्था की अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए। सामान्य तौर पर जो प्रसव की दूसरी अवस्था होती है उसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है, 12 से 14 घंटे, 4 से 6 घंटे, 30 से 45 मिनट और 1 से 2 घंटे। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन बताइए। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 4 से 6 घंटे। जो दूसरी अवस्था है उसकी अवधि कितनी होती है, 4 से 6 घंटे की अवधि होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, गर्भावस्था के बाद के महीनों में पीठ दर्द की शिकायत करने वाली महिला को क्या सलाह दी जानी चाहिए। पूर्ण विश्राम करना, चलना फिरना बंद करना, कैल्शियम का सेवन करना, हल्के व्यायाम करना, भारी वजन उठाकर मांसपेशियों को मजबूत करना और दर्द निवारक दवाओं का नियमित सेवन करना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो क्वेश्चन नंबर 41 है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैल्शियम का सेवन करना और हल्के व्यायाम करना जो है वो उससे क्या होगा, पीठ दर्द की जो शिकायत है उसमें रिलीफ मिलेगा। 41 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जननांगों में खुजली की समस्या के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम अनुचित है। जननांगों को साबुन व पानी से प्रतिदिन धोना, मलमूत्र त्याग के बाद साफ पानी से धोना, खुजली वाले क्षेत्र को लगातार खुजलाते रहना और दुर्गंध युक्त स्राव होने पर डॉक्टर से मिलना। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका क्या रहने वाला है, 42 का। जो आपके 42 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, खुजली वाले क्षेत्र को लगातार खुजलाते रहना जो है वो अनुचित कदम होता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ती है महिला को सांस फूलने की समस्या होने लगती है, ये क्यों होती है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने से, गर्भाशय के दबाव से, फेफड़ों का सिकुड़ने से, हृदय के आकार में अचानक संकुचन होना और फेफड़ों में अतिरिक्त तरल पदार्थ का भरना। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है। बी ऑप्शन, जिसने भी बताया है बिल्कुल सही है, गर्भाशय के दबाव से फेफड़ों का सिकुड़ना, जिससे क्या होगा, महिला के सांस फूलने की समस्या देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, नियत तारीख के आसपास प्रसव प्रारंभ होने से पहले आंतरिक जांच क्यों की जाती है। गर्भ शिशु की हृदय गति की जांच करने के लिए, श्रोणि क्षमता और गर्भाशय ग्रीवा की जांच करने के लिए, उल तरल की कुल मात्रा का मापन करना, महिला के रक्तचाप का सटीक अनुमान लगाना। यहाँ पर नियत तारीख के आसपास प्रसव प्रारंभ होने से पहले इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 44 है उसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। बिल्कुल जिसने भी बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर
श्रोणि क्षमता और गर्भाशय ग्रीवा की जांच करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। गर्भावस्था के दौरान मनोवृत्ति में अचानक उतार चढ़ाव यानी कि जिसको हम मूड स्विंग्स कहते हैं, उसका प्राथमिक कारण क्या होता है? मूड स्विंग्स का प्राथमिक कारण क्या होगा? शरीर में लोह तत्व की अत्यधिक कमी होना, गर्भावस्था में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन, नींद की कमी और अत्यधिक शारीरिक श्रम, उच्च रक्तचाप और अविषरक्तता का प्रभाव। यहाँ पर आपके जो 45 नंबर क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गर्भावस्था में होने वाले हार्मोनल जो परिवर्तन है उसकी वजह से क्या होता है? मूड स्विंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बिल्कुल सही है जिसने भी 45 का बी ऑप्शन बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो आपका टीकाकरण वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो यहाँ से शुरू होते हैं। प्राकृतिक और प्रत्यक्ष प्रतिरक्षण शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मां के दूध से शिशु को प्राकृतिक प्रतिरक्षण शक्ति मिलती है। यह प्रतिरक्षण शक्ति शिशु को जन्म के बाद 1 वर्ष तक खसरा व टिटनस से बचाती है। संक्रमण की प्रतिक्रिया में शरीर द्वारा स्वयं उत्पन्न रोग प्रतिकारक प्रत्यक्ष प्रतिरक्षण शक्ति कहलाते हैं। अब आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। यहाँ पर जो टीकाकरण वाला चैप्टर है आपके उससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस चैप्टर का, प्राकृतिक और प्रत्यक्ष प्रतिरक्षण शक्ति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से आपको सही कथन बताना है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है या हम 46 नंबर क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, केवल फर्स्ट और थर्ड। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है वो गलत है। मां के दूध से शिशु को प्राकृतिक प्रतिरक्षण शक्ति मिलती है, बिल्कुल सही है। यह प्रतिरक्षण शक्ति शिशु को जन्म के बाद 1 वर्ष तक नहीं रहती बल्कि ये 3 महीने तक ही रहती है। कितने टाइम तक रहती है? 3 महीने तक। इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। संक्रमण की प्रतिक्रिया से शरीर द्वारा स्वयं उत्पन्न रोग प्रतिकारक प्रत्यक्ष प्रतिरक्षण शक्ति कहलाते हैं। ये बिल्कुल सही है फर्स्ट और थर्ड। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता वैक्सीन को एक गांव ले जा रहा है और रास्ते में आइस पैक पिघलने के कारण वैक्सीन का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस स्थिति में स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं। वैक्सीन को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पुनः ठंडा करना है, वैक्सीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, वैक्सीन की खुराक दोगुनी कर देनी चाहिए और केवल स्वस्थ बच्चों को वैक्सीन देनी चाहिए। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? वैक्सीन का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि जो वैक्सीन है उसको हम हाईएस्ट 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख सकते हैं। जैसे ही 8 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका टेम्परेचर थोड़े से टाइम के लिए ही अगर ज़्यादा होगा तब क्या होगा? वो वैक्सीन प्रभावहीन हो जाएगी, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसी वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी जिसने भी बताया है बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीमारियों और उनके प्रमुख लक्षणों का सही मिलान करना है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस और खसरा, टॉन्सिल पर स्लेटी झिल्ली, सांस लेते समय खो खो की आवाज, पीठ का धनुष के समान मुड़ना, प्रकाश भित्ति या रोशनी से कतराना। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए बताइए फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल डिप्थीरिया जो है उसका लक्षण क्या है? टॉन्सिल पर स्लेटी झिल्ली, काली खांसी, सांस लेते समय खोखो की आवाज आना। फिर नेक्स्ट है टिटनस, पीठ का धनुष के समान मुड़ना और खसरा, प्रकाश भीति। बिल्कुल सही है। ए बी सी ओ डी, ए बी सी ओ डी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मौखिक पोलियो वैक्सीन ओपीवी देने के तुरंत पहले और तुरंत बाद में बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाना चाहिए? क्या कारण है? दूध वायरस को अत्यधिक सक्रिय कर देते हैं, दूध पीने से बच्चा उल्टी कर सकता है, दूध वैक्सीन के अवशोषण में बाधा डालता है और दूध से पेट में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इसका आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 4 का आपके करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दूध वैक्सीन के अवशोषण में बाधा डालता है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी रहने वाला है, दूध वैक्सीन के अवशोषण में बाधा डालता है। अगला क्वेश्चन है, खसरे के दौरान लापरवाही बरतने पर निम्नलिखित में से कौन सी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है? अगर खसरे के दौरान लापरवाही बरती जाती है तो कुछ जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है और कुछ गंभीर जो परिणाम है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? नेत्र श्लेष्मा शोथ, कंजक्टाइविटिस जिससे अंधापन हो सकता है, कुपोषण जिसके परिणाम स्वरूप क्षय रोग हो सकता है, लार ग्रंथियों में सूजन जिससे कनफेड़े हो जाते हैं, और अतिसार जिससे निर्जलीकरण हो जाता है। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का। खसरा जिसको हम मिजल्स कहते हैं, मिजल्स से क्या क्या हो जाता है? अगर मिजल्स का ट्रीटमेंट सही नहीं करवाया जाता है या लापरवाही बरती जाती है तब क्या क्या हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा शोथ हो जाता है जिससे अंधापन हो सकता है, बिल्कुल सही है। कुपोषण जिसके परिणाम स्वरूप क्षय रोग हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। लार ग्रंथियों में सूजन जिससे कनपेड़े हो जाते हैं, ये क्या है? मम्प्स का लक्षण है, तो यहाँ पर आपका 3 नंबर गलत हो जाएगा। अतिसार जिससे निर्जलीकरण हो सकता है, ये आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका फर्स्ट, सेकेंड और 4, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी ऑप्शन बी आंसर दिया है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रूबेला जर्मन मीजल्स के संदर्भ में महिलाओं को गर्भधारण करने से पहले ही प्रतिरक्षा टीका लगवाने की सलाह क्यों दी जाती है? मां को गंभीर त्वचा रोग हो सकता है, शिशु के असामान्य होने का खतरा होता है, मां के शरीर में रक्त की कमी होती है और समय से पहले प्रसव का खतरा रहता है। रूबेला के संदर्भ में महिलाओं को गर्भ धारण करने से पहले ही प्रतिरक्षा जो टीका है वो लगवाया जाता है, इसका क्या कारण है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? शिशु के असामान्य होने का खतरा रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग टीबी के उपचार में दवाइयों की पूरी खुराक नियमित अंतराल पर लेना क्यों अनिवार्य माना जाता है? जो क्षय रोग है या जो टीबी है उसकी जो भी ट्रीटमेंट होता है उसमें जो दवाइयां जिस टाइम आपको बताई जाती है उसी टाइम लेनी होती है, ऐसा क्यों? जीवाणु दवाइयों के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, प्राकृतिक प्रतिरक्षण शक्ति समाप्त हो जाती है, जीवाणु टाइफाइड के जीवाणुओं में बदल जाते हैं, रोगी का वजन तेजी से बढ़ने लगता है। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन इसका बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, जीवाणु दवाइयों के प्रति क्या हो जाते हैं? प्रतिरोधी हो जाते हैं। अगर क्षय रोग के दौरान टाइम पर जो भी ट्रीटमेंट है वो नहीं लिया जाता है, जो भी मेडिसिन आपको जिस टाइम बताई जाती है वो नहीं ली जाती है, तो ऐसे में जो जीवाणु होते हैं क्षय रोग के वो दवाइयों के प्रति क्या हो जाते हैं? प्रतिरोधी हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। जिसने भी ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल पेंटावेलेंट वैक्सीन किन 5 जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में जो पेंटावेलेंट वैक्सीन को शामिल किया गया है वो कौन सी 5 जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है? डिप्थीरिया, टिटनस, काली खांसी, पोलियो और खसरा। डिप्थीरिया, टिटनस, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी और हिब। टिटनस क्षय रोग, हेपेटाइटिस बी, हिब और रोटा वायरस। डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी और रूबेला। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बताना है। जिसने भी बी ऑप्शन बताया बिल्कुल सही है। डिप्थीरिया, टिटनस, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी और हिब, ये जो 5 जानलेवा बीमारियां हैं इनसे सुरक्षा के लिए आपके पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है उसको इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण से मिलने वाली सुरक्षा अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टाइफाइड का वैक्सीन दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करता है और जीवन भर प्रभावी रहता है। चिकन पॉक्स वेरिसेला वैक्सीन से प्राप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग 5 साल बाद खत्म हो जाती है। टाइफाइड का वैक्सीन केवल 6 महीने तक ही प्रभावी रहता है। इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का।
जो टाइफाइड का वैक्सीन है वो दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करता है, ये बिल्कुल आपका गलत है। ये अल्पकालीन जो सुरक्षा है वो प्रदान करता है, अल्पकालिक। कितने टाइम तक? 6 माह तक। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। चिकन पॉक्स वेरिसेला से प्राप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग 5 साल बाद खत्म हो जाती है और टाइफाइड का वैक्सीन केवल 6 महीने तक प्रभावी रहता है, बिल्कुल आपके यहाँ पर सही है सेकंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहने वाला है, जिसने भी बी ऑप्शन बताया है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु का जन्म अस्पताल में हुआ है। राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार जन्म के समय या 24 घंटे के अंदर उसे कौन से टीके दिए जाने चाहिए? जन्म के समय या 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कौन से टीके जो है वो दिए जाने चाहिए, ये आपको बताना है। बीसीजी, ओपीवी 0 और हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, रोटावायरस और आईपीवी, बीसीजी खसरा और विटामिन ए, डीपीटी, ओपीवी 1 और हेपेटाइटिस बी। यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए, जिसने भी ए ऑप्शन बताया आपका बिल्कुल सही है। बीसीजी, ओपीवी 0 और हेपेटाइटिस बी जो है वो दी जाती है। भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किए जाने के बावजूद देश में पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम अभी भी क्यों जारी रखा गया है? इसका क्या कारण है? क्योंकि पोलियो वायरस हवा के माध्यम से तेजी से फैलता है, क्योंकि पड़ोसी देशों में पोलियो स्थानिक है और जोखिम है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अनिवार्य किया है, क्योंकि पोलियो वायरस मिट्टी में दशकों तक जीवित रहता है। आपको क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन बताना है, क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? क्योंकि पड़ोसी देशों में पोलियो अभी भी स्थानिक है और उसका जोखिम है, इसलिए हमारे यहाँ पर भारत पोलियो मुक्त घोषित होने के बावजूद भी यहाँ पर पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम को अभी भी रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बीमारियों और उनके संचरण यानी कि फैलने के मुख्य तरीकों का आपको सही मिलान करना है। एक तरफ है बीमारियां टिटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और चिकन पॉक्स। दूसरी तरफ है इनके फैलने के तरीके संदूषित सुइयों या रक्त आधान से, हवा के माध्यम से छींकने और खांसने से, जानवरों के मल से, संदूषित जमीन या घाव से, मल द्वारा संदूषित जल या भोजन से। अब आपको इनको मैच करके बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? अगर हम बात करें टिटनस की, तो ये जानवरों के मल से दूषित संदूषित जमीन या घाव से फैलता है। उसके बाद में आता है आपके पोलियो। पोलियो किससे फैलता है? मल द्वारा संदूषित जल या भोजन से फैलता है पोलियो। अगला है हेपेटाइटिस बी, जो है वो आपके किससे फैलता है? संदूषित सुइयों या रक्त के आधान से। और चिकन पॉक्स जो है वो हवा के माध्यम से यानी कि छींकने या खांसने से। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो यहाँ पर सही रहने वाला है। ए का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी। जिसने भी ए ऑप्शन बताया है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे को दिए जाने वाले टीके की 2 खुराकों के बीच की अवधि प्रस्तावित अंतराल से बहुत अधिक लंबी हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे में गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है, बच्चे की प्रतिरक्षण शक्ति कम और टीका कम प्रभावी होता है, वैक्सीन के जीवाणु शरीर में सक्रिय होकर बीमारी फैलाते हैं और अगली खुराक से बच्चे के जीवन भर की पूर्ण सुरक्षा मिलती है। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि यदि किसी बच्चे को टीके की 2 खुराक दी जाती है और उनके बीच में जो प्रस्तावित अंतराल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल जिसने भी बी ऑप्शन बताया है बिल्कुल आपका सही है। बच्चे की प्रतिरक्षण शक्ति कम हो जाती है और टीका कम प्रभावी हो जाता है, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है। चलिए, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल वैक्सीनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेरिसेला और हेपेटाइटिस ए के टीके राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। रोटा वायरस वैक्सीन गंभीर अतिसार की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल की गई है। खसरे की 2 खुराकों के स्थान पर अब नियमित टीकाकरण में एक खसरा और एमआर वैक्सीन दी जाती है। आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर छांटना है। लास्ट वाला कौन सा क्वेश्चन नंबर बताइए?
लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा समझाना है, क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा ना लास्ट वाला कौन सा। 14 का सी, 14 का यहाँ पर सी नहीं रहेगा, क्योंकि जो वेरिसेला और हेपेटाइटिस ए के जो टीके हैं वो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं है। ये जो आपका टीके हैं वो पेरेंट्स की परमिशन से ही लगाए जाते हैं। यहाँ पर ये वाले जो टीके हैं वो पेरेंट्स की परमिशन से लगाए जाते हैं, इसलिए जो फर्स्ट वाला कथन है वो आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। अगला कथन है रोटा वायरस वैक्सीन गंभीर अतिसार की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया है, ये सही है। खसरे की 2 खुराकों के स्थान पर अब नियमित टीकाकरण में एक खसरा और एमआर वैक्सीन दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड और थर्ड आपका सही रहने वाला है, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षण में प्रयुक्त होने वाली सुई या सिरिंज को विसंक्रमित करने के लिए रसायनों के प्रयोग से क्यों बचना चाहिए। जब भी कोई सुई इस्तेमाल की जाती है इम्यूनाइजेशन के तहत, तो उस सुई को विसंक्रमित करने के लिए या स्टरलाइज करने के लिए रसायनों के प्रयोग से क्यों बचना चाहिए। रसायन सुई की धातु को कमजोर करते हैं, रसायनों की गंध से बच्चों में घबराहट हो सकती है, रसायन वैक्सीन के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं, या रसायनों के उपयोग से सुई का तापमान बढ़ सकता है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर कि प्रतिरक्षण के दौरान प्रयुक्त होने वाली जो सुई है उसको विसंक्रमित करने के लिए रसायनों के प्रयोग से क्यों बचना चाहिए, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है। रसायन क्या करते हैं, वैक्सीन के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है, 15 का ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट रहने वाला है। अब नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, सामान्य बीमारियों की जानकारियां। यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि किसी बच्चे को लगातार 3-4 दिन तक मल ना आए तो उपचार के लिए सबसे उपयुक्त कदम क्या माना जाता है। उसे केवल उबला पानी पिलाया जाता है, डॉक्टर से एनिमा लगवाया जाता है, एरंड का तेल पिलाया जाता है, या केवल रेशेदार भोजन दिया जाता है। अगर किसी बच्चे को लगातार 3 या 4 दिन तक मल ना आए तब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपको करेक्ट आंसर बताना है, बताइए फटाफट से। बी बिल्कुल सही है, डॉक्टर से एनिमा लगवाना। अगला क्वेश्चन है निर्जलीकरण के स्तर और लक्षणों को सही मिलान करना है। अल्प निर्जलीकरण, मध्यम निर्जलीकरण और गंभीर निर्जलीकरण। त्वचा का लचीलापन अत्यधिक कम हो जाता है, 12 से 14 घंटे तक पेशाब न होना, और नब्ज की गति सामान्य 130 से 40 प्रति मिनट रहना। यहाँ पर आपको बताना है कि जो निर्जलीकरण का स्तर है और उसके जो लक्षण है उनका आपको सही मिलान करना है। जो गंभीर निर्जलीकरण है उसमें क्या होता है, 12 से 14 घंटे तक पेशाब ना आना। यहाँ पर आपके जो गंभीर निर्जलीकरण में क्या होता है, 12 से 14 घंटे तक पेशाब ना आना। मध्यम निर्जलीकरण में क्या होता है, जो त्वचा है उसका लचीलापन कम हो जाता है बहुत ज्यादा, और जो अल्प निर्जलीकरण है उसमें जो नब्ज की गति है वो सामान्य 130 से 140 प्रति मिनट रहती है। यहाँ पर फर्स्ट का सी, सेकंड का सी, सॉरी सेकंड का ए, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है गंभीर निर्जलीकरण सीवियर डिहाइड्रेशन की स्थिति में नब्ज की गति कैसी रहती है। गंभीर निर्जलीकरण की स्थिति में नब्ज की गति जो है वो कैसी रहती है वो आपको बताना है। 130 140 प्रति मिनट मजबूत, 160 से 180 प्रति मिनट सामान्य, 180 प्रति मिनट से तेज और कमजोर, 180 प्रति मिनट से तेज और मजबूत। यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, सी ऑप्शन जिसने भी बताया बिल्कुल सही है। 180 प्रति मिनट से तेज हो जाती है लेकिन कमजोर नाड़ी गति होती है, हाथ लगाने पर महसूस नहीं होती है गंभीर निर्जलीकरण की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है दस्त से पीड़ित बच्चों के लिए घर में बनाए जाने वाले तरल पदार्थों में चीनी या शर्करा क्यों मिलाई जाती है।
जो अतिसार से पीड़ित बच्चा है उसको घर पर जो तरल पदार्थ पिलाए जाते हैं उसमें चीनी या शर्करा क्यों मिलाई जाती है? तरल का स्वाद सुधारने हेतु, नमक के अवशोषण हेतु, त्वरित ऊर्जा प्रदान करने हेतु और बैक्टीरिया को नष्ट करने हेतु। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है? नमक के अवशोषण हेतु। अतिसार की कंडीशन में जो सोल्ट है उसके अवशोषण के लिए जो तरल पिलाया जाता है उसमें नमक और चीनी का घोल जो है वो पिलाया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हेजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मल में काफी मात्रा में पानी और आंव होता है। इस मल को मांड वाली मल या राइस वाटर स्टूल कहते हैं। इसमें नब्ज की गति धीमी और मजबूत होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। यहाँ पर मल में काफी मात्रा में पानी और आंव होता है, बिल्कुल सही है। इस मल को मांड वाली मल या राइस वाटर स्टूल कहते हैं। इसमें नब्ज की गति धीमी और मजबूत नहीं होती है, कमजोर हो जाती है, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है आपका गलत होने वाला है। फर्स्ट और सेकंड आपका सही होगा, केवल फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। जिसने भी ए ऑप्शन बताया बिल्कुल करेक्ट है। पेचिस और एपेंडाइटिस दोनों में तेज पेट दर्द होता है और उन दोनों में दर्द में मुख्य अंतर क्या है? पेचिस का दर्द एक बिंदु पर केंद्रित होता है, एपेंडाइटिस का दर्द एक बिंदु पर केंद्रित होता है। पेचिस में बुखार का अभाव होता है और एपेंडाइटिस में मल में रक्त आता है। यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों में ही तेज दर्द होता है, पेचिस और अपेंडिसाइटिस में, लेकिन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? अपेंडिसाइटिस में जो दर्द है वो सिर्फ एक बिंदु पर केंद्रित रहता है, इसलिए यहाँ पर 7वें का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अमीबी पेचिस किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु संक्रमण, विषाणु संक्रमण, परजीवी संक्रमण और कवक संक्रमण। जो अमीबी पेचिस है, एमियोबिक जो डिसेंट्री है वो किसकी वजह से होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर जो अमीबी पेचिस है वो किसकी वजह से होता है? परजीवी संक्रमण की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? परजीवी संक्रमण की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। जिसने भी सी ऑप्शन दिया है आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे को लगातार 6 दिन से हल्का बुखार है, वह सिर दर्द की शिकायत कर रहा है और बेजान सा लग रहा है, यह किस बीमारी का मुख्य लक्षण हो सकता है? एक बच्चे को लगातार 6 दिन से बुखार है, सिर दर्द की शिकायत है और बेजान सा लग रहा है, उसमें कौन सी बीमारी हो सकती है? पेचिस, टाइफाइड, हेजा और क्षय रोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है और क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है, काली खांसी वुपिंग कफ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों को प्रभावित नहीं करती है। खांसी के साथ एक विशेष प्रकार की खोंखों की आवाज आती है। एंटीबायोटिक्स दवाइयां संक्रमण के तीसरे सप्ताह में सबसे ज्यादा प्रभावी रहती है। कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये बिल्कुल सही है। 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों को वुपिंग कफ जो है वो प्रभावित नहीं करती है। खांसी के साथ एक विशेष प्रकार की आवाज आती है, ये भी बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक जो दवाइयां हैं वो संक्रमण के तीसरे सप्ताह में सबसे ज्यादा प्रभावी नहीं रहती, जबकि पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा प्रभावी रहती है, इसलिए आपका तीसरा जो कथन है वो यहाँ पर गलत रहने वाला है। फर्स्ट और सेकेंड आपका यहाँ पर सही रहेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मामलों में क्षय रोग टीबी का एकमात्र लक्षण क्या है? लगातार तेज बुखार होना, वजन का कम होना, मल में रक्त आना और आंखों में जलन होना। टीबी का एकमात्र स्पष्ट लक्षण क्या है? वजन का कम होना, क्योंकि लगातार तेज बुखार नहीं आता है। लगातार जो बुखार है वो कम टेम्परेचर का होता है, यहाँ पर तेज बुखार टीबी के अंदर नहीं होता है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वजन का कम होना। टीबी जिसमें भी होता है उसका वजन जो है वो क्या हो जाता है? शरीर का कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आहार में किन पोषक तत्वों की कमी से क्षय रोग के संक्रमण की संभावना और अधिक बढ़ जाती है? कार्बोहाइड्रेट व वसा,
विटामिन सी व आयरन, प्रोटीन व कैल्शियम, विटामिन ए व आयोडीन। आहार में ऐसे कौन से पोषक तत्व है जिनकी कमी से क्षय रोग के संक्रमण की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है? यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोटीन व कैल्शियम। प्रोटीन और कैल्शियम की कमी से क्षय रोग के संक्रमण की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु को जन्म के 8वें दिन एक टीका लगाया जाता है जो उसे क्षय रोग से बचाता है, यह कौन सा टीका है? यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। मिसप्रिंटिंग ये है कि नवजात शिशु को जन्म से लेकर 8 दिन के अंदर अंदर एक टीका लगाया जाता है। जन्म से 8 दिन के भीतर, जन्म से 8 से 10 दिन के भीतर जो है वो टीका लगाया जाता है जो कि उस बच्चे को किससे बचाता है? क्षय रोग से बचाता है। डीपीटी, ओपीवी, बीसीजी और एमएमआर। यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या रहने वाला है? बीसीजी। अगला क्वेश्चन है, नेत्र श्लेष्मा शोथ के प्रकार और उनके लक्षणों का सही मिलान करना है। जीवाणु जनित, वायरल जिसको रोहे कहते हैं, और तपेदिक जनित। इधर सूची सेकंड में लक्षण है, श्वेत पटल पर पीली दर्द भरी सूजन, पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ, मवाद और स्वच्छ मंडल में अल्सर या स्कार होना। अब क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन बताइए। जीवाणु जनित जो नेत्र श्लेष्मा है उसमें क्या होता है? पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ या मवाद आता है। फिर आपके वायरल या रोहे जो है उससे क्या होता है? स्वच्छ मंडल में अल्सर और स्कार हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। और तपेदिक जनित जो है उसमें श्वेत पटल पर पीली दर्द भरी सूजन होती है। यहाँ पर फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन ए दिया है क्वेश्चन नंबर 14 का वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रोहे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोहे एक जीवाणु जनित संक्रमण है। इसके दूसरे चरण में स्वच्छ मंडल में अल्सर बनना शुरू हो जाता है। इससे आंखों में स्कार बन जाते हैं जिससे दृष्टिहीनता हो सकती है। कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का। जो क्वेश्चन नंबर 15 है, रोहे एक जीवाणु जनित संक्रमण है, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है? विषाणु जनित संक्रमण है। इसके दूसरे चरण में स्वच्छ मंडल में अल्सर बनना शुरू हो जाता है, बिल्कुल सही है। आंखों में स्कार बन जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही रहने वाला है। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाइसिस्टेन किस प्रकार के नेत्र श्लेष्मा शोथ का दूसरा नाम है? प्लाइसिस्टेन जो है वो किस प्रकार के नेत्र श्लेष्मा शोथ का दूसरा नाम है? एलर्जिक नेत्र श्लेष्मा शोथ, वायरल नेत्र श्लेष्मा शोथ, तपेदिक नेत्र श्लेष्मा शोथ और जीवाणु जनित नेत्र श्लेष्मा शोथ। आपको बताना है कौन से नेत्र श्लेष्मा शोथ का दूसरा नाम है प्लाइसिस्टेन। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहने वाला है सी, तपेदिक नेत्र श्लेष्मा शोथ का दूसरा नाम क्या है? प्लाइसिस्टेन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली में सूजन के फटने और मवाद निकलने के बाद में क्या प्रभाव पड़ता है? आंखों की रोशनी कम हो जाती है, दर्द में काफी राहत मिलती है, संक्रमण का दूसरी आंख में फैलना और स्वच्छ मंडल में अल्सर होना। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? यहाँ पर दर्द में काफी राहत मिलती है। जिसने भी बताया है बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ मंडल में अल्सर, कॉर्नियल अल्सर के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विटामिन ए की कमी से स्वच्छ मंडल में अल्सर हो सकता है। खसरा या चेचक के गंभीर प्रकोप से भी यह हो सकता है। इसमें बालिका अपनी आंख आसानी से खोल लेती है। और कौन से कथन यहाँ पर सही है? 3 कथन दिए गए हैं। किससे रिलेटेड? आपके स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया जो है उसमें अल्सर होने के जो कारण है उनके संबंध में आपको 3 कथन दिए गए हैं। आपको करेक्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का, विटामिन ए की कमी से स्वच्छ मंडल में अल्सर हो सकता है, बिल्कुल सही है। खसरा या चेचक के गंभीर प्रकोप से भी यह हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें जो बच्चा है वो आंख को आसानी से खोल नहीं सकता है, इसलिए थर्ड जो कथन है वो यहाँ पर आपका गलत होने वाला है। 18 का ए जिसने भी बताया है आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए आपका सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्ची को हल्का बुखार है और गले में दर्द है, थूक निकलने में दिक्कत हो रही है और उसके टॉन्सिल पर एक स्लेटी झिल्ली दिखाई दे रही है। यह किस बीमारी का संकेत है? काली खांसी, डिप्थीरिया, टाइफाइड और क्षय रोग। क्वेश्चन नंबर 19 का आपको करेक्ट आंसर बताना है।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया के अंदर क्या होता है? गले में दर्द होता है, थूक निकलने में दिक्कत होती है और उस टॉन्सिल पर स्लेटी झिल्ली दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 20, डिफ्थीरिया में बच्चे की मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है? फेफड़ों में गंभीर क्षति होना, श्वास अवरोध और विषैले पदार्थ, शरीर में अत्यधिक निर्जलीकरण और आंतों में तीव्र संक्रमण होना। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बताना है। डिफ्थीरिया में क्या होता है? सांस रुक जाता है और जो विषैले पदार्थ है उनकी वजह से क्या हो जाता है? बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जिसने भी बी ऑप्शन बताया है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु को जठरांत्र शोथ से बचाने में मां का दूध कैसे मदद करता है? पाचन तंत्र को आराम देना, प्रतिरक्षी द्वारा सुरक्षा प्रदान करना, पानी की कमी को पूरा करना और आंतों में रेशे की वृद्धि करना। नवजात शिशु को जठरांत्र शोथ से बचाने में मां का दूध कैसे मदद करता है, ये आपको बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षी द्वारा सुरक्षा प्रदान करना। यहाँ पर 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी बी ऑप्शन बताया है बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बड़े बच्चों की कब्ज दूर करने के लिए आमतौर पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तिल का तेल देना, वर्तिका का प्रयोग करना, उबला पानी पिलाना और एंटीबायोटिक देना। क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर 22 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वर्तिका का प्रयोग करना, जिसको हम स्पोजिटरी कहते हैं, उसका प्रयोग जो है वो किया जाता है कब्ज को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक बालिका के पेट की त्वचा को चिकोटी भरकर छोड़ने पर वह ज्यों की त्यों ऊपर उठी रहती है, यह किस स्तर के निर्जलीकरण का संकेत है? अल्प निर्जलीकरण, मध्यम निर्जलीकरण, गंभीर निर्जलीकरण और सामान्य स्थिति। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? मध्यम निर्जलीकरण। मध्यम निर्जलीकरण की स्थिति में बच्चे को जब चिकोटी काटकर छोड़ा जाता है त्वचा पर, तो जो स्किन है वो ज्यों की त्यों रह जाती है। अगला क्वेश्चन है, निर्जलीकरण के स्तर और शरीर के वजन में कमी का सही मिलान करें। अल्प निर्जलीकरण, मध्यम निर्जलीकरण और गंभीर निर्जलीकरण। इधर शरीर के वजन में कमी 10% से अधिक कम, 2.5 से 5% से कम और 5 से 10% कम। यहाँ पर 24 का आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। अल्प निर्जलीकरण में 2.5 से 5% से कम हो जाता है शरीर का वजन। मध्यम निर्जलीकरण में शरीर का वजन 5 से 10% से कम हो जाता है और गंभीर निर्जलीकरण में 10% से भी अधिक वजन कम हो जाता है। यहाँ पर फर्स्ट का बी, सेकंड का सी और थर्ड का ए, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट रहने वाला है 24 का। जिसने भी 24 का ऑप्शन ए बताया है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हैजा के उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डॉक्टर की प्रतीक्षा किए बिना जल योजन शुरू कर देना चाहिए। गंभीर स्थिति में विशेष प्रतिजीवी एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है। दवा देने के बाद सफाई व स्वच्छता पर ध्यान देना बंद कर देना चाहिए। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर डॉक्टर की प्रतीक्षा किए बिना जल योजन शुरू कर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। गंभीर स्थिति में विशेष प्रतिजीवी या एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। दवा देने के बाद सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देना बंद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सफाई और स्वच्छता पर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड हमारा सही रहने वाला है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जिसने भी ए ऑप्शन बताया आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पेचिश के दौरान बच्चे की मल विसर्जित करने की इच्छा होने पर भी जोर लगाने पर क्या होता है? केवल तरल मल निकलता है, केवल खून व आंव निकलता है, केवल मांड वाला मल निकलता है और केवल सफेद परत वाला मल निकलता है। तो पेचिश के दौरान मल विसर्जित करने की इच्छा होने पर जोर लगाने पर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 26। पेचिस के अंदर क्या होता है? केवल खून और आंव निकलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग टीबी मुख्य रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? संदूषित पानी पीने से, संक्रमित कपड़े पहनने से, हवा के माध्यम से या संक्रमित भोजन खाने से। 27 का आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? हवा के माध्यम से फैलता है। जिस हवा में जो संक्रमित व्यक्ति है, टीबी का संक्रमित व्यक्ति सांस लेगा,
छींकेगा तो उसके जो कण है वो उस हवा में आ जाएंगे और वहां से जो दूसरा व्यक्ति है वो संक्रमित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु जनित नेत्र श्लेष्मा शोथ में मलहम लगाते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मलहम सीधे पुतली पर लगाएं, ट्यूब की नोक आंख न छुएं, आंख गर्म पानी से धोएं, ऊपरी पलक खींच कर लगाएं। जीवाणु जनित नेत्र श्लेष्मा शोथ में जब हम मलहम लगाते हैं तो हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? मलहम सीधे पुतली पर लगाना है, ट्यूब की नोक को आंख में नहीं छूना है, आंख को गर्म पानी से धोना है या ऊपरी पलक खींच कर लगाना है। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? 28 का, ट्यूब की नोक जो है वो आंख को नहीं छूनी चाहिए। ट्यूब की जो नोक है वो आंख को नहीं छूनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला क्वेश्चन है, खसरे के दौरान आंखों की साफ सफाई न रखने पर क्या गंभीर परिणाम हो सकता है? रोहे होने का खतरा, जीवाणु संक्रमण से अंधापन, तपेदिक नेत्र श्लेष्मा शोथ और आंखों में बार बार बिलनी। खसरे के दौरान जब आंखों की साफ सफाई नहीं रखी जाती है तब क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर बताइए। यहाँ पर 29 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिसने भी बी ऑप्शन बताया है, जीवाणु संक्रमण से अंधापन हो सकता है खसरे के दौरान अगर आंखों की साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एलर्जिक नेत्र श्लेष्मा शोथ के उपचार के लिए आमतौर पर किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक मलहम का प्रयोग, एंटीहिस्टामाइन बूंदे डालना, बीसीजी का टीका लगाना और एरंड का तेल डालना। आपको बताना है एलर्जिक नेत्र श्लेष्मा शोथ के उपचार के लिए आमतौर पर कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एंटीहिस्टामाइन बूंदे डालना। ये थे हमारी आज की क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि जिसके अंदर हमने 3 टॉपिक को कवर किया है। आज शाम को 4 बजे प्रोफेसर ममता बिश्नोई यूट्यूब चैनल पर भी आपकी एक लाइव क्लास रहने वाली है। उसके अंदर भी लगभग 100 क्वेश्चन जो है हम किसी दूसरे टॉपिक के सॉल्व करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उस क्लास के साथ भी जुड़िए। आज शाम को 4 बजे प्रोफेसर ममता बिश्नोई यूट्यूब चैनल पर। आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास में।